जिगर की चर्बी बज़ाते खुद एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। इसके बारे में हम काफ़ी सारी वीडियोस में बात कर चुके हैं, लेकिन रीसेंट रिसर्चेस में ये देखा गया है कि जिगर की चर्बी शुगर की भी एक बड़ी वजह बनती जा रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जिगर की चर्बी शुगर की वजह कैसे बन रही है और इसका सद्देबाब कैसे कर सकते हैं। 5 इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कि जिगर की चर्बी को ख़त्म करने में भी आपकी मदद देंगी और फ्यूचर में शुगर होने के चांसेस को कम करने में भी आपकी मदद करेंगी। जिगर की चर्बी से मुराद ये होती है कि जब आपके जिगर के अंदर 5 या 10% से ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है तो इसको हम फैटी लीवर या जिगर की चर्बी कहते हैं। जिगर की चर्बी अगर एक ख़ास हद से बढ़ जाए तो उसके बाद ये जिगर की फाइब्रोसिस, सिरोसिस और जिगर की मुकम्मल ख़राबी का बायस बन जाती है। ज़्यादातर लोग जिगर की चर्बी के बारे में नावाकिफ़ होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके जिगर की ये चर्बी बनती जा रही है। इसके लिए मैं अक्सर ये एक सिंपल टेस्ट बताता हूँ कि अगर आपकी तोंद बाहर निकली हुई है, खड़े होकर आप पैरों की तरफ देखें, अगर आपका पेट दरमियान में हाइल हो रहा है तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जिगर के गिर्द चर्बी है। आप एक सिंपल बेज़र टेस्ट के जरिए भी जिगर की चर्बी चेक कर सकते हैं, जिसको हम पेट का अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अब मसला ये होता है कि ज़्यादातर लोगों में तो जिगर की चर्बी की अलामत ही नहीं होती, तो अक्सर लोगों को शुरुआत में जिगर की चर्बी के बारे में इल्म ही नहीं होता, जिस वजह से फिर ये आगे चल कर न सिर्फ जिगर की पेचीदगियों का बायस बन जाती है बल्कि अक्सर लोगों में शुगर होने की वजह भी बन जाती है। अब बात करते हैं उस तरीकाकार की वजह से, उस कनेक्शन के बारे में जो कि जिगर की चर्बी वाले मरीजों में शुगर का बायस बन रही है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन का जो बेसिक काम है वो ये है कि हमारी खून के अंदर जो भी शुगर आती है, जो हम किसी भी खाने से हासिल करते हैं, उसको हमारे ब्लड में से हमारे खूलियों तक पहुंचाना ताकि वहां इनको एनर्जी मिल सके। अब प्रॉब्लम ये होता है अक्सर जिगर की चर्बी वाले मरीजों में कि जो इंसुलिन होता है उसकी हसासियत कम होना शुरू हो जाती है, यानी इंसुलिन अपना काम सही तरह से नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ऐसे मरीजों के अंदर उनका लबलबा ज़्यादा इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देता है। अब अगर लबलबा हर रोज़ बहुत ज़्यादा इंसुलिन पैदा करे और ये उसको 5 से 10 साल करना पड़े तो आहिस्ता आहिस्ता लबलबे यानी पैंक्रियाज की बस हो जाती है। उसके जो बीटा सेल्स हैं जो कि इंसुलिन रिलीज करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एग्जॉस्ट होकर ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस से लेके डायबिटीज़ तक का यानी शुगर तक का सफ़र मुकम्मल हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि हम जिगर की चर्बी को शुरू में ही डायग्नोज करें और फिर उसका इलाज करें। अगर किसी भी शख्स को बिला वजह बहुत ज़्यादा थकावट रहती है और इसके पेट की चर्बी बढ़ी हुई है तो उसको 2 सिंपल टेस्ट, एक तो पेट का अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए और दूसरा लीवर फंक्शन टेस्ट जिसमें हम ALT AST करवाते हैं वो ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आपके अल्ट्रासाउंड के ऊपर पेट के गिर्द चर्बी आ जाती है और आपका ALT AST थोड़ा बड़ा हुआ है तो ऐसे मरीजों को अपना HbA1c का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, जो कि 3 माह वाली शुगर का टेस्ट होता है, जो आपके पिछले 3 माह की एक एवरेज बता देता है कि आपके खून के अंदर ब्लड शुगर कितना रहा है। अक्सर जिगर की चर्बी वाले मरीजों में मैंने देखा है कि वो प्री डायबिटिक होते हैं, यानी वो डायबिटीज से पहली स्टेज पे होते हैं। अगर वो अगले 5-10 सालों में एहतियात नहीं करते तो ये प्री डायबिटीज़ फिर शुगर यानी ज़ियाबतीस की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी शख्स में पेट की चर्बी या प्री डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाए तो अब उसको क्या करना है। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है, वो स्टेप ये है कि आपने अपना वज़न कम अज़ कम 7 से 10% कम करना है और बहुत तेज़ी से कम करना है। वो 2 से 3 माह के अंदर अंदर आपने कम करना है। ये एक सिंपल ऐसा स्टेप है जिसके करने से बहुत सारे लोगों में जिगर की चर्बी ख़त्म हो जाती है, प्री डायबिटीज़ भी ख़त्म हो जाती है, उनके दोबारा डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं अगर वो अपने वज़न को मेंटेन कर लेते हैं। वज़न को कैसे कम करना है उसके लिए सिंपल सी कुछ टिप्स हैं। पहले नंबर पे तो आपने अपनी डाइट के अंदर जो सफ़ेद चीज़ें हैं उनको बाहर निकालना है, जैसे कि मैदा है, चीनी है, सफ़ेद चावल है, इनका इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। चीनी तो आपने बिल्कुल ही बंद कर देनी है। चीनी जितनी भी चीज़ों के अंदर पाई जाती है, जितनी भी हिडन चीज़ें हैं जैसे कि सॉसेस हैं, केचप है, इस तरह की जितनी भी आपकी बाज़ारी चीज़ें होती हैं उन सब के अंदर चीनी मिली होती है, तो उनसे भी आपने परहेज़ करनी है। सिर्फ यही नहीं कि आप चाय के अंदर चीनी बंद कर दें या फिर कोला ड्रिंक्स के अंदर डाइट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जितने भी हिडन सोर्सेज हैं इवन चीनी के, उनको भी आपको बंद करना होगा। इसको आप बंद करें। दूसरे नंबर पे हेल्थी फैट्स को अपनी खुराक के अंदर लेके आएँ। हेल्थी फैट्स आपको नट्स से मिल सकते हैं, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, इस तरह की चीज़ों से, अखरोट से। इसके अलावा ऑलिव ऑयल हेल्थी फैट्स का अच्छा सोर्स है, इसको आप सलाद के ऊपर इस्तेमाल करें। आप इसको खाना पकाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आप बने हुए खाने के ऊपर थोड़ा सा 1 चम्मच ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 1 या 2 चम्मच इस्तेमाल करें। इससे आपको हेल्दी फैट्स मिलेंगे। फैट्स
آپ کو زیادہ دیر تک فل رکھتے ہیں. نو ڈاؤٹ ان کے اندر کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ فیٹ تھوڑے سے بھی کھائیں گے تو آپ کو زیادہ دیر تک یہ فل رکھتے ہیں. تو ان کو آپ نے مناسب مقدار میں اپنی ڈائٹ کے اندر شامل کرنا ہے. نٹس کو یاد رکھیں 15 سے 20 گرام سے ایک دن میں زیادہ نہ لیں، کیونکہ ان کے اندر کافی ڈینس کیلوریز ہوتی ہیں. ہیلدی فیٹس کو لے کے ہیں. اس کے علاوہ فائبر جو ہے اس کو اپنی ڈائٹ کے اندر شامل کریں. فائبر کے جو امپورٹنٹ سورسز ہیں وہ ہماری سبزیوں میں ہوتے ہیں، پھلوں میں ہوتے ہیں، خاص طور پر سبز پتوں والی جو سبزیاں ہوتی ہیں ان کے اندر ہوتے ہیں. سلاد ہر قسم کا کھائیں. اس کے علاوہ جو بھی موسمی پھل آپ کو ملتے ہیں ان کا آپ استعمال کریں. فائبر کے سورس کو بڑھانے کے لیے آپ تخم لنگا، چیا سیڈز اور فلیکس سیڈز یعنی السی کے بیجوں کا استعمال کر سکتے ہیں. السی کے بیجوں کو ہمیشہ گرائنڈ کر کے استعمال کرنا ہے. تو یہ سارے سورسز ہیں جن سے آپ فائبر کو بڑھا سکتے ہیں. فائبر بھی آپ کو زیادہ دیر تک فل رکھتا ہے اور جو باڈی کے اندر کولیسٹرول یا چکنائی جمع ہو رہی ہوتی ہے اس کو باڈی میں جذب ہونے سے روکتا ہے. تو آپ کی باڈی کا کولیسٹرول بھی یہ کم کرتا ہے. تو اس طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی چینجز اگر آپ اپنی ڈائٹ میں لے کے آئیں گے تو 6-8 مہینے کے بعد آپ ایفیکٹ دیکھنا شروع کر دیں گے. زیادہ تر لوگ 6-8 دنوں میں یہ چیز چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو تھوڑا صبر کرنے کی ضرورت ہے. اس کو اگر آپ لمبا عرصہ چلائیں گے، اس کو اپنا لائف سٹائل بنا لیں گے تو آپ ہر قسم کی بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. اس کے بعد ایکسرسائز کو اپنی روٹین میں شامل کریں. برسک واک، ایسی واک جس میں آپ تیز تیز چلیں گے، آپ کا سانس پھول جائے لیکن آپ بات کر سکیں، اس کو ہم برسک واک کہتے ہیں. اس کو آپ اپنی جو ہے وہ ڈیلی روٹین میں لے کے آئیں. بہت کسی ہیوی ایکسرسائز کی انیشیلی ضرورت نہیں ہے. یہ کرنے سے آپ کا ہارٹ ریٹ تیز ہوتا ہے، جو ہارٹ کی پمپ کرنے کی صلاحیت ہے وہ بہتر ہوتی ہے. امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق جو لوگ 150 منٹ کی ریگولر برسک واک کرتے ہیں ان کے اندر ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز کافی کم ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ واک سے جو ہے شوگر لیول مینٹین رہتا ہے، تو یہ بھی آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد اگر آپ جم کر سکتے ہیں یا کوئی اسٹرنس ہیوی ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس کو بھی آہستہ آہستہ اپنی روٹین میں لے کے آئیں. لیکن جو شروع کے آپ کو 2-3 مہینے ہیں ان کے اندر اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کریں، واک کو اپنا معمول بنائیں. یہ چھوٹی چھوٹی اگر چیزوں پہ آپ عمل کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی زندگی کے اندر چینجز آنا شروع ہو جائیں گی. آپ کو جو تھکاوٹ رہتی تھی، بہت سستی رہتی تھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. اکثر لوگ راتوں رات سلیوشن چاہتے ہیں یا کوئی دوائی چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ہمیں ایسی دوائی بتا دیں، ایسا نسخہ بتا دیں جس کے استعمال سے ہمارے یہ مسائل ختم ہو جائے. تو ایسا کوئی نسخہ یا دوائی ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی. اگر ایجاد ہوگی تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. تو اس لیے اپنی لائف سٹائل کو بہتر کر کے آپ اپنی جگر کی چربی کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس سے جو فردر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، جگر کی خرابی یا شوگر جیسے مسائل، ان سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کافی یوزفل انفارمیشن ملی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. اللہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اور تمام اہل ویال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.